मन में भी आ जाएगा, अच्छा मैं भी ऐसा ही उपभोक्ता बनना चाहूंगा, कि मुझे भी विवेकपूर्ण निर्णय करने चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक को आधार बना के समझा जाता है। जैसे कि लेबर महंगा हो गया, हुआ नहीं हुआ, कल्पना करवाई जाती, लेबर महंगा हो गया तो कोई उत्पादक मशीन पे जाएगा या लेबर पे जाएगा, प्रतिस्थापन ऐसे सिखाते हैं उनको। तो उसके मन में भाव आएगा कि अगर लेबर हमें महंगा पड़ रहा है तो मशीन में चले जाएंगे, अगर वही चीज मशीन से हो सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं को पढ़ाने के लिए एक्स और वाई दो वस्तुओं की कल्पना कराई जाती है। जैसे दो वस्तुएं एक्स और वाई, और एक दूसरे की प्रतिस्थापक है, का मतलब जो एक्स उपयोगिता देती है वो वाई भी देती हो, मान लीजिए। तो मैं तो एक्स ही लूंगा और मैं वाई लूंगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि विवेक खत्म हो गया फिर आपका। मैं एक्स ही लूंगा का मतलब क्या है, जब आपको सेम उपयोगिता दे रहा है तो फिर एक्स और वाई के नाम से प्रभावित नहीं होना है, बस केवल पहचान के लिए लिख दिया कि ये एक्स और ये वाई है, बस आप उनसे लगाव नहीं रखते। अब क्या हुआ कि एक्स सस्ती हो गई तो क्या होगा, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे कहेंगे सर वाई छोड़ के एक्स पे आ जाएगा। हाँ यही तो बात है, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। अभी माइक्रो लेवल पे पढ़ा रहे हैं ना उनको, एक एक वस्तु की तुलना करा के, तो उनका ज्ञान विकसित हो रहा है। फिर वो मार्केट को समझेंगे आगे चल के कि अच्छा बाजार में क्या होता है, फिर वो बिजनेसमैन बनेंगे तो माइक्रो को लागू करेंगे उसमें। सूक्ष्म ज्ञान पहले होता है। एक आदमी सीखता माँ से है सबसे पहले, फिर अपने परिवार में बड़ा होता है, उसके बाद वो समाज को समझता है। घर को समझा ही नहीं, समाज समझ जाएगा। माइक्रो समझा ही नहीं, समष्टि में चला जाएगा। खुद को समझा नहीं, ब्रह्मांड को समझ लेगा। यही तो बात है। और दूसरी बात क्या है कि हाँ, हमारे साथ दुनिया में 3 लोगों ने धोखा कर दिया। किसी से हमने कहा, किसी को पैसे उधार दिए, दया करी, नहीं दिया उसने। फिर दूसरे ने भी ऐसा ही किया आपके साथ, वो आपको ज्यादा सज्जन लगे, आपने कहा कि ये तो ऐसा नहीं कर सकता, उसने भी ऐसे ही कर दिया। तीसरे ने भी ऐसा ही कर दिया, तो आपने क्या लिखा, क्या कहा किसी को, भाई ऐसा है, दुनिया ही ऐसी है, क्या बोला आपने? हाँ, तो माइक्रो माइक्रो से किस पे गए? हाँ, या पूरी दुनिया में एक एक आदमी से मिलते हो आप? सांसारिक ज्ञान क्या संसार में घूम के प्राप्त किया जाता है? इतना समय तो किसी के पास नहीं है। तो आपने क्यों कहा कि 3 लोगों से धोखा खाने के बाद जो समझ आपको पैदा हुई उसको आरोपित क्यों किया आपने बाकी की दुनिया पर? आप गलत नहीं है, आप भी आंशिक रूप से सत्य ही होंगे कि नहीं इसी तरह से दुनिया चलती है। तो माता पिता ने कहा बेटा देखो तुम्हें समझ आ गया ना, ये बात हम बोलते तो तुम्हें समझ नहीं आती, अब आ गई ना समझ में, ध्यान रखो। तो माइक्रो लेवल पे, अच्छा भगोनी में चावल पके कि नहीं पके, तो भगोनी को ही उल्टा कर देते हैं क्या? एक सैंपल निकाला माइक्रो लेवल पे मेरे हिसाब से तो उसमें भी एक चम्मच नहीं निकालना चाहिए, एक ही चावल निकालना चाहिए, एक ही दाना। और उसी को, और कई माताएं कितनी होशियार होती है, वो चम्मच निकाल के चेक करके उस चम्मच को भी वापस उसी में डाल देती है। ऐसे किया, फेंकती नहीं है, देख लिया अभी और पकने की आवश्यकता है, उसको भी उसमें डाल दिया। तो सूक्ष्म ज्ञान पहले आता है, फिर समष्टि में आप जाते हो। ये पॉलिसी जैसे बन जाती है नेशनल लेवल पे, फर्में डिस्काउंट यूं ही ले आती है, डिस्काउंट लाने से उनका सेल बढ़ेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बात माइक्रो में पढ़ाई जाती है, मांग बढ़ जाती है उससे, छोटे स्तर पे समझाया जाता है, तो फिर वो मैक्रो स्तर पे जाया जाता है। तो इसलिए माइक्रो में क्या होता है, एक उत्पादक कोई सा भी हो, किसी का नाम नहीं होता है, एक उपभोक्ता कोई सा भी हो, किसी का नाम नहीं होता है, एक श्रमिक। अब वेज रेट सैलरी और आराम, ध्यान से सुने, आराम भी एक वस्तु मानी गई है इकोनॉमिक्स में। आप कहेंगे वस्तु क्या होती है, गुड्स क्या होते हैं, ये पूछोगे ना आप, इससे नीचे और कहाँ जाओगे आप? आपको बेसिक्स चाहिए ना मेरे से। मैं माइक्रो बता रहा हूँ, इकोनॉमी बता रहा हूँ, पोटेंशियल बता रहा हूँ, एक्चुअल बता रहा हूँ, आर्थिक कल्याण क्या होता है ये बता रहा हूँ, सामाजिक क्या होता है ये बता रहा हूँ, राजनीतिक क्या होता है सब तो बता रहा हूँ। क्या कौन से पत्ते मैंने बिना खोले रख दिए आपके सामने। अब वस्तु गुड्स क्यों बोलते हैं, वस्तु को कभी विचार किया आपने? गुड्स वर्ड क्यों बना, गुड्स?
जिनका जिनका इस्तेमाल करने से आपको अच्छा लगे, इसलिए नाम है गुड्स। आराम अच्छा लगता है कि नहीं? सेमी यस और नो? अच्छा लगता तो क्या हुआ वो? गुड्स। और इसका भी मार्केट है, आराम का भी। कैसे है? तो आप घूमने नहीं जाते? तो क्या वहां पे मेहनत करने जाते हो? मतलब आराम ही तो है एक तरह का कि अरे अच्छे अच्छे वन देखने को मिल रहे हैं, रिलैक्स है एकदम। कोई घर का, पत्नियों को तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है घूमे, घर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त, अब घूम रहे हैं आराम से, घूम घाम के आए, वही होटल के स्टाफ ने आपका बेड वेड सजा दिया, सब सही कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, न खाना बनाना, और ऑप्शंस मल्टीपल। घर में मेन्यू होता है क्या? घर में मेन्यू नहीं होता भाई। घर में तो जो बन गया वो खाना पड़ता है, और उसमें चयन करते हो आप। सही स्वतंत्रता होटल में आती है, घर में नहीं आती। तो आप रिलैक्स हो गए। जंगल रिसोर्ट में लोग रहते हैं, वहां जंगल में क्या, लेकिन वहां बैठे रहते हैं आराम से, चिड़ियाओं की आवाज आती है, टाइगर सफारी करते हैं, और इस तरह से उनको आनंद की प्राप्ति होती है, उस चीज का पैसा लेते हैं वो। तो आराम की वैल्यूएशन कर दी ना उन्होंने, और आप पे कर रहे हो ना उसके लिए। अगर वो गुड्स नहीं होता तो आप क्यों पे कर रहे हो उसके लिए? एक ही हवाई जहाज में इकोनॉमी क्लास भी होती है, बिजनेस क्लास भी होती है ना। जाना सब कोई मुंबई ही है, गंतव्य स्थान सेम है, हवाई जहाज भी वही है, क्रू भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आपको बिजनेस क्लास में थोड़ी ज्यादा स्पेस मिल जाती है, इससे आपको अच्छा लगता है। और AC1 जो रेलवे में होता है उसमें आपको सेपरेसी प्राइवेसी रहती है, और आराम से कम लोग, दो दो बर्थ ही रहती है आमने सामने, और वो केबिन जैसा बन जाता है। अगर आपका 4 सदस्यों का परिवार है तो केबिन जैसा मिल गया, आराम से जाइए, खाना खाओ, कुछ भी करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सेफ्टी भी है कि फर्स्ट क्लास में जेंट्री ट्रेवल करती है, तो आपके साथ कोई गलत नहीं हो सकता है, सामान चोरी नहीं हो सकता है। जा रहे हैं सभी पटना या मुंबई जा रहे हैं, लेकिन AC1 के लिए ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा स्पेस और आराम फील हो रहा है वहाँ पे। तो आराम भी एक मार्केट बन गया है, और उसकी आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि एक लेबर ये आपस में सब्स्टिट्यूशन बनाता है, आराम कितना करूं, काम कितना करूं, क्योंकि आराम भी चाहिए और काम भी चाहिए, क्योंकि काम से उसको इनकम आएगी, इनकम से उसको वस्तुएं मिलेगी, उनसे भी आनंद प्राप्त होता है। जैसे कई लोग 12-12 घंटे खूब काम कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक दिमाग में बना हुआ है कि इससे इनकम आके हम इतना बड़ा घर ले लेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। अब उनके बीच में प्रतिस्थापन का संबंध बनेगा, जितना जितना ज्यादा काम करोगे आराम के प्रति चाहत बढ़ जाएगी आपकी। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी मजदूरी कम करेगा, आप आराम की तरफ चले जाओगे, नहीं करना मुझे काम, ऐसे कहोगे। ये माइक्रो स्तर। आपको मैंने किसी आदमी का नाम लिया इस क्लास में? नहीं लिया ना। मैं किसी को भी सोच के बोल रहा हूं, और आप समझ रहे हो ना, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जहां हम कहीं समष्टि में नहीं जा रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं इस क्लास में। मैं कहीं कहाँ भ्रमण करा रहा हूँ आपको, यहीं बैठे हुए हो ना, किसी का नाम भी नहीं ले रहा, न भारत करके बोल रहा हूँ, सिर्फ ये समझा रहा हूँ। तो ये निर्णयन होता है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स में निर्णय समझाए जाते हैं कि एक व्यक्ति कीमत ऊपर नीचे होगी तो क्या करेगा, मजदूरी कम ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ये बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिखाई जाती है। तो जब वो हमारे दिमाग में वो समझ आ जाती है, तो फिर हम सोचते हैं अखिल भारतीय स्तर पे कि मजदूरियां कैसी होनी चाहिए, कब ऐसा होगा कि लोग काम नहीं करेंगे, वो फिर पॉलिसीज में काम आता है। तो ये बना माइक्रो इकोनॉमिक्स। पैराग्राफ चेंज करिए, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत निर्णय करता हूं,
के स्थान पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें लोगों के निर्णयों का काकी जी के कर लें, लोगों के निर्णयों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए। इसमें चर्चा के मुख्य विषय जीडीपी, रोजगार, कोमा लगाइए, जीडीपी कोमा रोजगार, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आदि होते हैं। तो ये एक एनिमल को पढ़ना और एक जंगल को पढ़ना, सभी एनिमल्स के साथ उनके आपसी इंटरेक्शन के साथ, मतलब तो वो समष्टि जैसा हो गया। तो माइक्रो फाउंडेशन बनाता है उसकी, देखा जाए तो माइक्रो से फिर आप मैक्रो की तरफ जाते हो और उसमें समग्रता आ जाती है फिर आप में, तो वो समग्र ढंग से उस चीजों को देखते हो, तो वो टॉपिक बन जाते हैं समग्र वाले। जैसे कि माइक्रो में तो एक फर्म का प्रोडक्शन पढ़ोगे आप कि एक फर्म क्या उत्पादन पे क्या चेंज हो रहा है, और जब मैक्रो आएगी तो आप एक फर्म नहीं पढ़ोगे, सभी फर्मों को समग्र रूप में देखकर आप बात करोगे, तो वो फिर जीडीपी बन जाता है, मतलब पूरे देश का समग्र जो उत्पादन होता है वो जीडीपी हो जाता है। तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया कि पोटेंशियल, एक्चुअल, ये जो गैप आते हैं तो इनको हम कैसे सुलझाएं, क्या करें, इस तरह के मुद्दे बन जाते हैं। जो मैंने आगे लिखा है ना, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीतियां ये जो बनाई जाएगी, तो वो जीडीपी को ध्यान में रखकर कैसे जीडीपी नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऐसे होगा उसमें। मुद्रास्फीति, एक वस्तु की कीमत को मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। एक वस्तु की कीमत बढ़े तो हम नहीं कहेंगे मुद्रास्फीति है। आप इतना कह सकते हो कि उस वस्तु की कीमत बढ़ रही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उस वस्तु में मुद्रास्फीति आ रही है। मुद्रास्फीति एक वस्तु की नहीं होती है, कई वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ती है तो कहते हो मुद्रास्फीति। जैसे मैं ये कह दूं कि एक बच्चे के नंबर, एक मैं कहूँ हमारी क्लास की परफॉर्मेंस, तो एक बच्चे के नंबर माइक्रो है और क्लास परफॉर्मेंस मैक्रो है। तो क्लास परफॉर्मेंस के लिए आपको सारे बच्चे देखने पड़ेंगे, मतलब एक टेस्ट पेपर लोगे और उसमें 100 नंबर का टेस्ट दिया तो कितना एक एक बच्चे ने प्राप्त किया वो भी बता दो, और साथ में एवरेज कितना आया सभी बच्चों का मिलाकर। अब वो एवरेज अगली बार बढ़ जाता है तो मैं ये अनुमान लगाऊंगा कि मैक्रो स्तर पे हमारी क्लास की जो निष्पादन है उसमें सुधार हो रहा है। और बहुत सारी वस्तुओं को इन्फ्लेशन में क्यों देखा जाता है, उसका कारण ये कि एक व्यक्ति बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिए आप कई वस्तुओं को ध्यान में रखकर समझेंगे।
अब मान लीजिए किसी केस में दाल सस्ती हो गई, तो हम नहीं कह सकते ना कि उसकी लाइफ में चेंज हो गया। दाल सस्ती हो गई वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन आटा महंगा हो गया। पाकिस्तान का मैंने पढ़ा था पिछले दिनों कि बहुत महंगा आटा हो गया, लोग लाइन लगा के खड़े हैं उसमें। 55 रुपए किलो, पता नहीं कितना, ऐसा बता रहे थे कि इतने रुपए किलो का आटा हो गया पाकिस्तान में महंगा। पाकिस्तान बहुत बुरी संकट की स्थिति से गुजर रहा है, और आईएमएफ से उसका वो चल रहा, कल का अखबार पढ़ेंगे तो आईएमएफ से उधारी का वो कर रहा है, जुगाड़ लगा रहा है, और उसने कंडीशन लगा रखी है कि आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब अपने बजट में, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं हो पा रहा उस तरह से। अब टैक्स ज्यादा करने, क्योंकि उनके नियम होते हैं ये, घाटा राजकोषीय कैसे कम करोगे, वो ये कह रहे हैं आप घाटा कम नहीं होगा तो आगे जाके दिक्कत आएगी, आप हमें बताइए, टैक्स रेट बढ़ाइए। लोकप्रिय नीतियों से काम नहीं चलेगा। अब टैक्स रेट बढ़ा दें चलो, लेकिन सामने वाले को भी तो देखना पड़ेगा, जो जनता को देखना पड़ेगा ना कि वो टैक्स को बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। इसी चक्कर में इसने गधों का इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, और चीन को एक्सपोर्ट कर दिए गधे, बहुत सारे गधे एक्सपोर्ट कर दिए, डंकीज। उससे एक दवा बनती है चाइना में, इयाजियो ऐसा कुछ नाम है, वो आप देख लेना। तो वो गधों को वो उधर बुर्किना फासो वगैरह उधर से मंगाता था, तो इसने पाकिस्तान ने उनको इकट्ठा करके उधर भेज दिया, तो कुछ बिलियन डॉलर्स उसको चाइना से मिल गए। लेकिन गधों की शामत आ गई, क्योंकि वो उसकी चमड़ी उधेड़ेंगे, जूते बनाएंगे, दवा बनाएंगे। मेरी वाइफ को जब मैंने कहा तो वो ऐसे सोच में पड़ गई कि वहां वो तो मार देगा चीन। मैंने कहा हाँ वो तो मारेगा, वो तो मारने के लिए तो मंगवाया उनको। मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है, कि मेरे तो ऐसा लग रहा है उन गधों का क्या होगा। चाइना तो निर्दयी कंट्री है, बेचारा भोला जी होता है गधा, था अब उसके चमड़े को उधेड़ के और उससे पता नहीं क्या करेंगे। तो वहां से थोड़ा उसको, कई सारे राष्ट्र भी जूझ रहे हैं उस चक्कर में, और आईएमएफ क्या करता है कि ये शर्तें लगाता है, वो वहां की राजनीति समझ नहीं पाता है कि इससे चक्कर क्या पड़ जाएगा। तो ऐसे ये समग्र वाले विषय बनते हैं। रोजगार, एक बात बताओ आप, रोजगार राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है कि माइक्रो लेवल का मुद्दा है? तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ना, रोजगार सरकार का मुद्दा है ना, कि कैसे इसको हम करेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बनता है, इसका सब्जेक्ट में जीडीपी, रोजगार, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां। राजकोषीय नीति क्या एक फर्म पे लागू होती है? एक खास केस होता है जिसको हम बेल आउट कहते हैं। जैसे कुछ कुछ फर्में बहुत ज्यादा दिवालिया हो जाती है और सरकार को लगता है कि इसका पूरी इकोनॉमी पे फर्क आ सकता है, तो वो उनके लिए प्रोग्राम बनाती है। वो अमेरिका में चलता है ज्यादातर। बेल आउट्स को डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अच्छा नहीं माना जाता है कि एक बिजनेस फर्म पहले तो मुनाफा कमा रही है और फिर दिवालिया होगी तो आप उसको बचा रहे हो। वो एक अपवादिक मामला है, अदरवाइज राजकोषीय नीतियां किसी एक बिजनेस फर्म के लिए नहीं बनती, वो पूरे देश पे लागू होती है। आज रिजर्व बैंक रेपो दर को कम ज्यादा जो भी कर रहा है, बढ़ाया जैसे उसने बीच कोरोना टाइम में कम किया, तो किसी एक के लिए थोड़ी किया, वो तो पूरे देश पे चल रहा था। तो ये ऐसे आपको इस चीज को करना है, तो आपका एक क्लियर हुआ होगा संभवतः इकोनॉमी क्या होती है, पोटेंशियल, एक्चुअल और माइक्रो मैक्रो के जो फर्क है। अब अगला हेडिंग लगाइए, राष्ट्रीय आय और उत्पाद की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। फर्स्ट लें जीडीपी। अब जीडीपी आ जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
सकल घरेलू उत्पाद परिभाषा लिखिए इसकी। लिखिए एक देश की घरेलू सीमा में एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हुई। इसके जो मेन बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो मैं लिखवाऊंगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जीडीपी की उपर्युक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित आवश्यक बातों को निम्न बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को सम्मिलित किया जाएगा जो देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित होता है। फिर कॉमा लगा देना है लास्ट में। उत्पादित होता है के आगे कॉमा लगाइए। कॉमा लगाकर इसे लिखिए। भले ही उस उत्पादन में किसी विदेशी साधन की भूमिका क्यों न रही हो,
मैं एक साथ बता दूंगा। मतलब अभिप्राय ये है कि मेरे इंस्टीट्यूट में आके कोई टीचर पढ़ाता है तो हमारी इंस्टीट्यूट की प्रोडक्शन में वो काउंट होगा। जो भी हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, बाहर का आदमी आके पढ़ा रहा है, इससे मतलब नहीं है। बाउंड्री हमारी है, प्रीमिसेज हमारा है, संस्थागत ढांचा हमारा है, और बच्चे हमारे काउंटर पे आके एडमिशन लेंगे। उनको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी पढ़ाए, मैं पढ़ाऊँ, कोई और पढ़ाए। जीएसटी वगैरह जो भी देना है वो मुझे देना है सरकार को। प्रोडक्शन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये एक अलग बात है कि फिर जो उनका हिस्सा होगा मैं उनको दे दूंगा, लेकिन प्रोडक्शन तो मेरे ही यहाँ हो रहा है ना। मतलब जब आप बाउंड्री वाले कॉन्सेप्ट में आ जाते हो, प्रीमिसेस वाले कॉन्सेप्ट में आ जाते, मैं दृष्टि आईएएस में पढ़ाने जाता हूँ तो ये उनकी प्रोडक्ट, वहाँ जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो तो वहाँ जा रहे हैं ना। मतलब मैं वहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बच्चे ने 1 लाख रुपया दिया तो एक ही मान लो, चलो, तो 1 लाख की प्रोडक्शन दृष्टि ने करी। चाहे मैं जाके पढ़ाऊँ वहाँ या कोई और पढ़ाए, प्रोडक्शन दृष्टि में हुआ 1 लाख रुपए का, क्योंकि हम उनके स्पेस में काम कर रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा यूज कर रहे हो आप, जैसे डोमेस्टिक वर्ड आ रहा ना इसमें, जीडीपी, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी और बाउंड्री की तरफ इशारा करता है। आप अगर शब्दों से बंधे रहोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल ये, हमने ये कहा कि भारत में कितना हो रहा है, मतलब भारत की सीमा में, इसमें फिर ये बात थोड़ी पैदा होती किसने किया, कौन था, इससे क्या मतलब है, क्या विदेशी था, तो सामने वाले ने कहा जो भी था हमारे यहाँ हुआ, बस बात इतनी सी है। कॉन्ट्रास्ट में यूज किया ना मैंने, ताकि आप कॉन्ट्रास्ट में समझ आए। मतलब और बहुत सारे साधन बाहर के हमारे यहाँ, मतलब खासतौर से पूंजी नाम का साधन हमारे इधर आता है। मतलब जी देखो, साधनों का जो प्रवाह है, मतलब वो कैसे होता है, जबरदस्ती होता है क्या? आप मतलब साधन जबरदस्ती धक्का मार के पहुंचाए जाते हैं, या उनका नियोजन किया जाता है चला करके हमें इंडिया जाना है? हाउ यू थिंक? जो भी प्लानर है, इन्वेस्टर है, वो नियोजन करता है ना कि हमें भारत में पैसा लगाना, उसको धक्का मार के थोड़ी भेजा गया है। और हमारे यहाँ के साधन सऊदी अरब चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, बाहर जाते ही है ना इतना। आपको पता है कि बाहर से, भारत ऐसा राष्ट्र है जिसको पूरे वर्ल्ड में बाहर से पैसा सबसे ज्यादा मिलता है, जो एनआरआई वगैरह टाइप के लोग होते हैं। हम हमारी साइड से एनआरआई कह रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान भी बोलता होगा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, मतलब ऐसा उनके भी लोग काम करते होंगे बाहर। ऐसे हर कंट्री के लोग कुछ कुछ बाहर काम करते हैं। उन सब का पैसा आप देख लो, अपने अपने राष्ट्रों में भेजते हैं। तो भारत को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बाहर से पैसा मिलता है, इंडिया को। तो क्यों मिलता है? हमारे साधन उधर चले गए, ऐसे उनके इधर आ जाते। लेकिन हमारे साधन लेबर टाइप के हैं। साधनों का जो प्रवाह है और वस्तुओं का जो प्रवाह है जरूरतों के हिसाब से होता है। वस्तु किसी के पास क्यों चली जाती है? क्योंकि उसको जरूरत होती है। विकसित राष्ट्रों को समस्या किस चीज की है? उनके यहाँ मशीनों की कमी नहीं है, उनके यहाँ लेबर की प्रॉब्लम है। तो हमारे साधन प्रवाहित हो जाते हैं उनकी तरफ, और हमारे यहाँ समस्या लेबर की नहीं है, पूंजी की है। तो पूंजी इधर प्रवाहित हो जाती है। अगर आप बैरियर ना लगाओ तो, अगर आप बैरियर लगा दिए तो फिर नहीं होगा ऐसा। बैरियर बोले तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, बैरियर बोले तो आपको H1B वीजा 6 ईयर्स का ही मिलेगा, तो फिर 6 साल बाद वापस आना पड़ेगा। बैरियर भी तो लगा देती है ना सरकार कई बार। अब हम एक छोटा सा बैरियर क्या लगा रखा, चाइना से जो लोग आएंगे उनको जांच करानी होगी ये भी एक बैरियर ही है। मेरे को क्यों रोका जा रहा है, मेरे को मेरा सैंपल क्यों लिया जा रहा है? भाई लेना पड़ेगा क्योंकि बीमारी फैल रही है। तो कहेगा आप बैठे रहो, आप बाद में बाहर पूछना। एक तो आप लेट आए हो आप बाहर सवाल करो या नहीं समझ आ रहा है? फिर क्या क्या पूछना था? क्या बोलो? हम्म 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 प्रभावी तो बता रहे हैं आपको, जीडीपी बढ़ेगा ना इंडिया का। हाँ, अब आप बहुत आगे ले जा रहे हो टॉपिक को, उतना ही पढ़ो जितना क्लास में चल रहा है।
इनकम आगे आएगी। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? तो आप ऐसे लंबा खींचना हो बाहर पूछो इस चीज को, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है जो आप इसको इतना लेंदी बना रहे हो टॉपिक को। इसलिए आप लोग लेट आते हैं क्योंकि आपको आधा तो अहंकार से ही गिरे हुए हो आप। चलेंगे क्या पढ़ाएंगे, समझ तो लें पहले पूरा, बीच में इंटरप्ट मत करो। मैं ज़्यादा अलाउ नहीं करता क्लास के अंदर, इतना बढ़िया से समझा रहा हूँ फिर कोई ज़रूरत नहीं बचती। उसके बाद क्लास छूटती है, बाहर बैठूंगा, 19-20 हो तो आप पूछ लो। बाहर का काम करता है, ये कह रहे हैं बाहर का काम करता है, तो जीडीपी क्या बता रहा हूँ, बढ़ेगा ना। साधन ये आते हैं तो टाइम पास थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं दृष्टि में जा रहा हूँ तो उनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही। आप ऐसे समझो ना इस चीज को। अब आप उसको आगे खींच रहे हो टॉपिक को। अब मैं जो वहाँ काम करता हूँ तो ये मेरी उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही, लेकिन जितना मेरा रोल है उतनी इनकम देंगे वो मुझे। आप इसको इनकम में ले गए, मैं आगे पहुंचा ही नहीं हूँ। अभी तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जीडीपी का मतलब क्या है। एक बाउंड्री के भीतर कोई भी जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन वजह होती है, ऐसे साधन नहीं जाते हैं। समझ रहे हो आप ये चीज? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, $16 बिलियन की पूंजी लेके आए, तो आज वो मालिक है उसके। फ्लिपकार्ट काम कर रही है, जो भी आपको ई कॉमर्स के जरिए सामान पहुंचा रही है, तो प्रोडक्शन में रोल है ना। सर्विस, सामान पहुंचाना भी प्रोडक्शन, सर्विस दे रही है ना वो आपको। तो ये इंडिया का बढ़ रहा है ना जीडीपी इससे। अब उसका जितना रोल है उतनी इनकम उसकी है। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। अब जितना उसका रोल है उसकी मालिक वो है, तो वो वही रहेगी उसकी मालिक, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। रामेश्वर जितना दृष्टि में पढ़ा रहा है और जितना मेरा डील हुआ उनका, उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो जितना मेरा रोल है उतनी इनकम मेरी है वो। लेकिन प्रोडक्शन जो हो रहा है वो उनका माना जाएगा। अब प्रोडक्शन जो कर रहा है वो शेयर नहीं करता प्रोडक्शन को। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या इसको शेयर नहीं करूंगा? मैं स्टाफ को भी दूंगा, मैं रेंट वाले को भी दूंगा। मैं बात शेयरिंग की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ प्रोडक्शन की कर रहा हूँ। जो चीजें पैदा हो रही है वो आपके देश में ही काउंट होगी, वो चाहे वो कोई हो, वॉलमार्ट हो, रेफेल हो, वॉटेवर हो। अब ये इनकम जीएनपी का कौन, अब वो जीएनपी की कॉन्सेप्ट अलग आएगी आगे चलकर। अभी तो जीडीपी समझो ना, इसे एडवांस मत ले जाओ मुझे। मेरे को आपके सवालों से दिक्कत नहीं होती है, वो इंटरप्शन से होती है, और आप परीक्षण की चीज पे चले जाते हो। मैं इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे को आइडिया लग जाता है कि कोई कहाँ ले जा रहा है इस चीज को, मैं रोक देता हूँ। इसलिए वहां भी नहीं चलता है मेरी क्लास में। मैं उनको ये दिमाग देता हूँ कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अपने माइंड को साथ में चलाने से क्या होता है कि आपका ध्यान भटक जाएगा। पहले फोकस्ड रहो इस चीज के ऊपर। मैं, आप सवाल मत पूछो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे यहाँ वीडियो क्लास चली है, वीडियो क्लास वाले बच्चे भी हैं इसमें। उनको कह कह के थक गए हम कि सवाल पूछो। हमारा स्टाफ यहाँ पे गवाही दिलवा सकता हूँ मैं आपको, गवाह है मेरी इस क्लास के अंदर। उनको हम कहते हैं कि सवाल पूछो, मैं बैठा हूँ, नहीं पूछते हैं। कहते हैं सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो क्यों पूछे हम? वीडियो क्लास में संभव है जहाँ एक टीचर बैठा हुआ पूरे वीडियो देख रहे हैं, मैं भी नहीं हूँ, ये यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, फिर भी सवाल नहीं पूछते हैं। क्या छूट गया मेरी क्लास में, आप बताइए। मैं गुड्स शब्द का अर्थ बता रहा हूँ आपको, गुड्स क्यों नाम है, एक्चुअल, पोटेंशियल, गैप, सब समझा रहा हूँ। माइक्रो, मैक्रो, सूक्ष्म से वृहद, चावल वगैरह, ये दुनिया सब समझा रहा हूँ। क्या बच जाता है क्लास में, फिर क्या पूछने की गुंजाइश रहती? थोड़ा आगे पढ़ो तो सही, तभी समझ आएगा ना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपकी प्रीमिसेस में आ गए प्रोडक्शन आपका माना जाएगा। तो ये बात क्लियर, चाहे विदेशी करे, आप करो, कोई भी करे, आपकी टेरिटरी में है वो आपकी जीडीपी है। उत्तराखंड के लोग दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली की जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन क्या हम उनसे फ्री में काम कराएंगे? उनको पैसा तो मिलेगा ही, वो तो एक जाहिर सी बात है। पैराग्राफ चेंज करिए इसी प्रकार। कोमा लगा कर लिखिए, यदि किसी देश के साधन
अन्य राष्ट्रों की घरेलू सीमा में चले जाते हैं और उत्पादन का कार्य करते हैं, तो उनकी भूमिका को मूल राष्ट्र की जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाइए। अब जैसे हमारे साधन चले गए कहीं, अब ऐसे देखो इस चीज को, ये हमारी सीमा है। अब इसके अंदर मैं बाहर वालों की भूमिका ये मान लेता हूँ, ये हमारी वृत्त का पार्ट है ये ना। अब इसको मैंने बी लिख दिया सपोज, तो आप ये जो इसके अलावा स्पेस दिख रहा है, ये इसमें भारत के लोग हैं, भारत की कंपनियां, भारत के लोग, वो इसके अंदर है। ये बाहर वालों को मैंने इसमें बंद कर दिया। तो आप जब जीडीपी निकालोगे तो ये और ये दोनों रहेंगे, मतलब ये इसको बाहर नहीं करोगे। समझ रहे हो ये बात? और दूसरी बात, हमारे साधन बाहर चले गए तो उनका गोला मैंने एक अलग बना दिया, मान लो, और इसको मैंने ए लिख दिया। तो ये बाहर स्लिप मार गए, ये आपके यहाँ से जा चुके हैं। तो आप फिर हमारे हैं, वो इंडियंस हैं, बट बाउंड्री से बंध गए ना हम लोग, और ये बाउंड्री से बाहर है, तो ये नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं इसको दो भागों में ऐसे बांट दूं, ऐसे दीवार बना दूं, तो ये काउंट नहीं होगा जीडीपी में, ये काउंट होगा और ये काउंट होगा, ये नहीं होगा, इसको काट दिया मैंने। तो आ रही ना अपने आप ही क्लैरिटी, यार इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं। लेकिन ये जो आदमी यहाँ पर क्यों आया हुआ, मेरे को ये बताओ। जैसे इनका सवाल था इनकम वगैरह को ले, ये लोग, इनको कुछ मिलेगा नहीं तो यहाँ क्या करेंगे? नहीं आएंगे ना वो। तो इस स्पेस के मालिक ये हैं, लेकिन चूंकि हमारी बाउंड्री के अंदर है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी बाउंड्री के अंदर ये भी हुआ और ये भी हुआ। हम ये तो नहीं कह रहे कि इसका स्वामित्व हमारे पास है, इनकी इनकम इनके पास जाएगी। इसको आप रोटी समझ लो, एक रोटी बना रहे हो आप, जो जितना रोटी को बेले, मतलब उसको बनाएगा, उसका उतना हिस्सा है। इन्होंने इतनी रोटी बेली तो इनका है ये। लेकिन रोटी किसके यहाँ बेली गई ये भी देख रहे हो ना आपकी, भाई फलाने घर के अंदर, तो वो उस घर की रोटी काउंट होगी वो। तो जीडीपी जो है वो हमारे देश का माना जाएगा। अब इस पे रही बात, एक स्टिलिज नाम के अर्थशास्त्री ने बोला कि जीडीपी अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि ये विदेशियों को भी हम अपना समझ के चलते हैं। वो आगे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा उस बात को, उनकी बात में आगे लाऊंगा। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना, ये हो गया क्लियर आपको कि ये है तो ये जुड़ेगा, इसमें कोई सवाल नहीं इसके अंदर बनता है। हमारे चले गए उधर, जो जिस राष्ट्र में उनकी जीडीपी में उनका योगदान है, हमारे देश में नहीं काउंट होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा लिखिए, लिखिए जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को
सम्मिलित किया जाएगा। कोमा लगाइए, मध्यवर्ती आदि को नहीं, ऐसे लिखिए मध्यवर्ती मध्यवर्ती आदि को नहीं। ये समझ विकसित करो, आगे चलो, ऐसे नहीं उसी में उलझा। ये आपको बेसिक आइडिया दे रहा है। यूपीएससी सवाल अलग तरह के करता है, इनमें उलझना नहीं है। एक आइडिया मिल गया, बाहर गए गए नहीं जीडीपी में, बाहर के अंदर आए तो काउंट होगा, बात खत्म। इसमें क्या गहराई पकड़नी है। अब रही बात अंतिम अंतिम ऐसा क्यों आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा वर्गीकरण होता है। कुछ वस्तुएं बीच की होती है, रॉ मटेरियल वगैरह मध्यवर्ती होते हैं, कच्चा माल और इस तरह का। और वो कहीं ना कहीं फाइन कोई एक वस्तु बनाता है, जैसे ये वस्तु एडवांस स्टेज की है। यहाँ मान लो आटा है, ब्रेड बना रहे हो, तो आटा ब्रेड में जाएगा तो ब्रेड की रेट ज्यादा होगी आटे की, तो ब्रेड के अंदर आटे की रेट गई हुई है। अब आप आटे का वैल्यू फिर ब्रेड का वैल्यू जोड़ोगे। अब ये सूट मैंने पहना हुआ है, तो क्या जब फाइनली मैंने इसको खरीदा तो इसमें बटन से लेकर कपड़ा, धागा, इवन जिसने स्टिचिंग करी वो स्टिचिंग करना भी तो प्रोडक्शन है। अब ये प्रोडक्शन एक रूप में नहीं देखा जाता ना, उसमें कई लोगों की भूमिका बनती है। और मान लो इसमें प्रेस वाला भी जुड़ा हुआ है, जिसने कहा कि ऐसा बहुत सारे सूट आएंगे आपके पास, आपको आयरन करनी है और उनको बढ़िया सजा देना है, और फिर वो पैक होके आ रहे हैं, तो उसमें प्रेस वाले की भी रोल आ रही है उसमें। तो अब जब ये फाइनल बन के पैक हुआ, तो इसमें तो सब चीजों का है ही ना हिसाब। अब हम बटन को अलग जोड़ेंगे, फिर इसमें तो बटन इसमें लगा हुआ है, तो कंपनी ने इसके रेट में क्या बटन को हटा दिया था? मतलब बात ये है सिंपल। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि मुझे वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना आगे, तो एक एग्जांपल इसके नीचे बना लेंगे हम। ठीक, ऐसा एरो बना के बनाइए। जैसे एक देश में गेहूं होता है, आटा होता है, ब्रेड होता है, बस इससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। एक के किलो हो रहे सब कुछ, राइट। ये मान लीजिए 10 रुपए किलो का है, ये 12 रुपए किलो का है, और ये 20 रुपए किलो का है। तो जो मोस्ट एडवांस स्टेज होती है वो पकड़नी है आपको। जैसे कि ब्रेड है, ये फाइनल जैसा हो गया। अगर और भी कोई होता तो हम उसको ले लेते। मान लीजिए ब्रेड पकोड़ा लिखा होता, हम पकोड़ा पकड़ लेते, लेकिन अब यहाँ ब्रेड तक ही है ना। तो अब 20 के अंदर ये सब समा चुके हैं। 12 का रेट आटे का हवा से नहीं आया, 10 की गेहूं गई जब आया, तो गेहूं का हिसाब इसमें है ही, और फिर जो गेहूं को बदल के आटा किया वो सब हिसाब इसमें आ गया, और 12 इसके अंदर जाके 20 बना है। तो अंतिम कौन है इसमें? 20 में ये सब है। आप सबको नहीं जोड़ना, नहीं तो 42 हो जाएंगे। 20 फाइनल वस्तु है, सब इसके अंदर गए हुए, इसलिए इसी को जीडीपी में लिया जाएगा। अंतिम वस्तु के हिसाब से चलोगे तो थोड़ा सा आप क्या करना है, हल्की सी जगह छोड़ देना है ऐसे, या काम करके छोड़ देते हैं, ताकि आप यहाँ पे इधर लिख लो आप वैल्यू एडिशन, ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। इसका मैं तो आपको थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा। इधर बाईं तरफ वैल्यू एडिशन लिख दो, इनके सामने वैल्यू एडिशन आएंगे, वो भी एक तरीका है। तो आप लिख के छोड़ दो बस, और एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो, लाइन के नीचे देखिए, यदि अंतिम वस्तुओं ब्रैकेट में लिखिए और सेवाओं, कोष्टक बना दीजिए, और सेवाओं ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यदि अंतिम वस्तुओं के स्थान पर, ब्रैकेट के बाहर लिखिए के स्थान पर सभी प्रकार की वस्तुओं को
सम्मिलित करना हो, सम्मिलित करना हो तो इसका एक विकल्प यह है कि उत्पादन की अलग अलग अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ लिया जाए, पूर्ण विराम लगाइए। अब देखिए इधर हम में फाइनल नहीं, सबको ध्यान रखना हो सपोज, तो आप पूरा मूल्य मत लो, मूल्य में जो चेंज होता है वो योगदान के हिसाब से होता है, तो अलग अलग मूल्य जो जोड़े गए वो योगदानों को दिखाएंगे, तब एक वस्तु बनेगी। अब हम 20 को वहां से शुरू करते हैं। आटे वाले ने 12 का आटा बेचा, तो इसने लिया होगा इधर वाले ने, और वो 20 की ब्रेड बेच रहा है, तो 12 का लिया और 20 की ब्रेड बेच रहा है, तो इसने कितना मूल्य जोड़ा? 8 रुपए। ये 8 रुपए ये खुद ही मूल्यांकन कर रहा है कि मैं जो ब्रेड बना रहा हूं इसके हिसाब से मैं 8 ज्यादा ले रहा हूं आपसे। और मार्केट में कंपटीशन मान के चलना है। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्लीज, कॉम्पिटिटिव मार्केट में मूल्य संवर्धन नाजायज नहीं हो सकते। अच्छा कंपटीशन अगर हो तो मूल्य संवर्धन ठीक योगदान के हिसाब से होंगे। और कई बार तो क्या होता है, दुकानदार नहीं कहते भाई इससे नीचे मैं नहीं लूंगा, आपको जानना हो तो जाओ, वो ये बोलेगा इससे नीचे मैं नहीं लूंगा, जो मैं 2 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को इतना होना चाहिए। तो ये 8 रुपए ले रहा है, तो इसका योगदान 8 रुपए जितना हुआ। अब आप एक वस्तु को तोड़ के देख रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, इसकी रोल आ गई यहाँ पे। आटे वाला इससे इसने 10 का बेचा होगा 12 का आटा, तो इसने 2 रुपए जोड़े आटा बनाने के हिसाब से। आटा बनाना भी तो उत्पादन है, बेचारा सफेद सफेद हो जाता है, आटा चक्की वाले को देखा होगा। और अब यहाँ फंस गए हम लोग, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इधर की आंकड़ा मिल नहीं रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ये 10 रुपए जुड़ जुड़ के तो आए होंगे कि तो यहाँ तक का, यहाँ का नहीं, हाँ यहाँ तक का मूल्य संवर्धन। तो हमें आम खाने की गुठली गिननी है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इंडिविजुअल जहां तक मिल रहा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिला तो हम सीधी वैल्यू उठाएंगे। और ये 10 को हमें इतना देखना है, सावधानी पूर्वक यहाँ लिख देंगे हम कि यहाँ तक का है ये, है ना, यहाँ का नहीं है, यहाँ तक का। तो 10 यहाँ तक का हो गया। अब जोड़ो इन सबको, क्या हो गए 20, और 20 ही वो। एक छोटे माइक्रो केस में आपको पता लग गया कि वैल्यू एडिशन से भी हम उसी परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं जो आप अंतिम के केस में प्राप्त करते हैं। इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन मेथड, मूल्य संवर्धन। आज भारत में मैं खुद आपको सरकारी डॉक्यूमेंट दूंगा, ऐसे नहीं पढ़ा रहा आपको, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे सरकार का कंफर्म कराऊंगा आपको। एप्लीकेशन कहते हैं जिसको, जो मैंने अभी लिखा है ना प्रथम अग्रिम अनुमान, वो आपके हाथ में होंगे, मैं खुद दूंगा आपको और फिर कहूंगा देखो ऐसे निकल रहा है। आज भारत में 15 से मेंस में सवाल आया, 15 के बाद क्या चेंज हो गया भारत की जीडीपी में। तो ये छोटा सा एक लाइन लिख के मैं क्लास छोड़ूंगा, दूसरी क्लास आएगी अब इसमें। आप ठीक 8:30 बजे आओ, लेट नहीं, तो मैं आगे फिर मेरे को दिक्कत होगी और फिर हमारा कोर्स अटक जाएगा फिर। तो आप एक पैराग्राफ चेंज करके लिखो, वर्ष 2015 से भारत ऐसे लिखिए, SNA 2008
SNA का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। SNA 2008 के मानकों के अंतर्गत GDP की गणना करने के लिए इसलिए कि GVA